ख़वातीन हज़रात, देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम अखंड भारत। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। इस खास प्रोग्राम अखंड भारत में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद देश की एकता और अखंडता, इत्तेहाद और सालमियत, अमन व सलामती, तालीम और तरक्की, सामाजिक सौहार्द और भाईचारा को बनाए रखने के लिए आवाम को यानी सभी नागरिकों को विवादित, समसामयिक, अहम और करंट मुद्दों और इशूज पर सही, सटीक, समावेशी और सारगर्भित जानकारी देना है, ताकि भोली भाली मासूम जनता को किसी भी मुद्दे को लेकर जानकारी के अभाव में बहकाया और भड़काया न जा सके और उनको किसी गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होने के लिए मजबूर न किया जा सके। इसी सोच के साथ इस प्रोग्राम का आगाज किया गया है। नाजरीन, आज की चर्चा का मौजू है मदरसा तालीम व उसका प्रभाव। इसके सभी पहलुओं पर रोशनी डालते हुए तफसील से जानकारी दी जाएगी। आप लोग देखते होंगे कि मदरसों को लेकर अक्सर समाज में वाद विवाद होता रहता है। इसको लेकर कुछ लोग पक्ष में, कुछ लोग विपक्ष में बात कर भ्रम और गलतफहमी पैदा करते हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द और प्रेम प्रभावित होता है। साथियों, आज के इस एपिसोड भाग 2 में मदरसों का सर्वे जो अभी पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वे कराया गया था उसके मुतालिक, और मदरसों में जो सुधार और उनको आधुनिक बनाने के लिए तथा उनको फायदेमंद बनाने के लिए कुछ सुझावों पर आज मैं चर्चा करूंगा। नाजरीन, आपने देखा और सुना होगा कि बीते साल 2022 में अक्टूबर और नवंबर माह में प्रदेश के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराया गया था। सरकार ने सर्वे कराने का फैसला नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन के पत्र के आधार पर लिया गया था। आयोग का मानना था कि चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन का मानना था कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में बच्चों के हुकूक यानी राइट्स का हनन हो रहा है। सर्वे को लेकर कुछ मुस्लिम तंजीमों, सियासी व मजहबी लीडर्स, हमारे उलमा हजरात हजरात द्वारा काफ़ी शोर शराबा मचाया गया था। किसी ने कहा कि यह मिनी एनआरसी है, किसी ने कहा सर्वे मुस्लिम समाज को उत्पीड़न करने के लिए किया जा रहा है तथा मदरसों और मजहब को बदनाम करने की नीयत से किया जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि जब सर्वे टीम आए तो जूता चप्पल से उनका स्वागत किया जाए। कुछ रसूखदार और कद्दावर लोगों ने कहा कि यह सर्वे मूल अधिकारों का हनन है। मदरसे निजी फंड से संचालित होते हैं, चलाए जाते हैं, लिहाजा सरकार इन मदरसों का सर्वे नहीं करा सकती। तरह तरह की बातें, इस तरह की अफवाहें फैलाई गई थी। लेकिन साथियों, इस सर्वे की जो सबसे अच्छी बात थी यह रही कि कुछ मुट्ठी भर चंद असरदार लोगों को छोड़कर मदरसे के सर्वे का लगभग 99% जनता द्वारा न तो इसका कोई विरोध किया गया और न ही कोई बड़ा प्रोटेस्ट धरना प्रदर्शन किया गया। इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि लगभग 80, 90, 99% जनता को न तो मदरसों में कोई दिलचस्पी है और न ही अपने बच्चों को इन मदरसों में पढ़ाना चाहते हैं। सिर्फ चंद लोग अपने जाति मफाद के लिए विरोध कर रहे थे। नाजरीन, आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे संविधान में, आइन में, फंडामेंटल राइट्स में धर्म व शिक्षा, संस्कृति, तहजीब के मुतालिक क्या कुछ प्रोविजन किया गया है। क्या मदरसों का सर्वे मूल अधिकारों का वायलेशन था? इस पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। साथियों, हम बारी बारी फंडामेंटल राइट्स जो खासकर माइनॉरिटीज़ के लिए प्रोविजन किए गए हैं संविधान में, उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल 25 की बात करते हैं। आर्टिकल 25 के मुताबिक भारत के प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण की और मजहब को मानने, उसके मुताबिक आचरण करने और उसके प्रचार प्रसार की आज़ादी होगी। यानी कोई भी भारत का नागरिक किसी भी मजहब को मान सकता है, बाकायदे उसके मुताबिक प्रैक्टिस कर सकता है, उस पर अमल कर सकता है और उसकी तबलीग यानी प्रचार प्रसार कर सकता है। इस तरह की आज़ादी भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है आर्टिकल 25 के मुताबिक। इसी तरह दूसरा आर्टिकल 26 है, जिसके मुताबिक
जिसमें प्रोविजन किया गया है कि भारत के प्रत्येक धार्मिक समुदाय या रिलीजियस कम्युनिटी को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की आज़ादी होगी। यानी इसके तहत धार्मिक चैरिटेबल कामों के प्रबंधन हेतु इंस्टीट्यूशन की स्थापना और उनके संचालन व उनको मेंटेन करने का अधिकार होगा। साथियों, मैं बता दूं कि इसी आर्टिकल में प्राप्त राइट के अंतर्गत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी, तबलीगी जमात, जमीयत उलमा हिंद, तरह तरह की जो मुस्लिम तंजीमें हैं इसी अधिकार के तहत वो गठित की गई हैं और उनका संचालन किया जा रहा है, उनको मेंटेन किया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल 29 की हम बात करते हैं। इसके मुताबिक भारत के सभी नागरिकों को अपनी विशेष लिपि, भाषा या संस्कृति तहजीब को बनाए रखने का अधिकार होगा। दूसरे लफ्जों में कहा जा सकता है कि भारत के जो भी शहरी हैं, बासिंदे हैं, नागरिक हैं, सबको अपनी विशेष रुचि के अनुसार अपनी भाषा, अपनी लिपि और संस्कृति को बनाए रखने की पूर्ण आज़ादी होगी। नेक्स्ट आर्टिकल 30 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर हम बात करते हैं। इसके मुताबिक आर्टिकल 30 के मुताबिक धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी चॉइस के मुताबिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं उसके प्रशासन का अधिकार होगा। लिहाजा इसी आर्टिकल के में प्राप्त अधिकारों के तहत जितने तरह के मदरसे हिंदुस्तान में कायम है, इसी आर्टिकल के तहत वो संचालित किए जाते हैं और उनको मेंटेन किया जाता है। साथियों, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो ऊपर बातचीत हमने किया, उसके मुतालिक हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस पर रोशनी डालना चाह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स के उपरोक्त प्रोविज़न की का अध्ययन करने से यह साफ यह कहीं से साबित नहीं होता कि मदरसों का सर्वे मूलाधिकारों का उल्लंघन था। जो सर्वे किया गया था उससे कहीं ये सिद्ध नहीं होता, ये साबित नहीं होता कि इससे हमारे किसी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। सर्वे का मकसद किसी नागरिक की धार्मिक आज़ादी, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, उसकी भाषा, लिपि और तहजीब को बनाए रखने और अपनी चॉइस के मुताबिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना पर पाबंदी या रोक लगाना नहीं था, बल्कि मदरसों का स्टेटस व उनकी दशा, उनके बारे में जानकारी हासिल करना था। जबकि कुछ नीम जानकार लोग जिन्हें फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इनके वायलेशन का हवाला देकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे और गलत बयानबाजी कर जनता के बीच भ्रम पैदा कर जनता को गुमराह कर रहे थे। जबकि कहीं से भी सर्वे किए जाने से किसी भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं होता था। अनावश्यक की बयानबाजी और झूठी फॉल्स की सिंपैथी लेने और अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए इस तरह के हालात पैदा किए गए थे, शोर शराबा किया गया था, विवाद और वाद विवाद उत्पन्न किया गया था। दोस्तों, आइए अब हम मदरसों में इस्लाह अगले पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है मदरसों में इस्लाह या सुधार या उन्हें मॉडर्न बनाने के लिए कुछ सुझाव हैं जिन पर हम चर्चा करना चाहेंगे। ये सुझाव मेरा जाति सुझाव है। मेरा जो मदरसों के मुतालिक जो ऑब्जर्वेशन रहा है, मैंने जो मदरसों को करीब से देखा है और समझा है, उसी के मुताबिक उनमें कुछ इस्लाह करने के लिए, सुधार करने के लिए हम कुछ सुझावों पर चर्चा कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम एपिसोड भाग 1 में बता चुके हैं कि मदरसे प्रदेश में 2 तरह के हैं। पहले मदरसे वे हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, यानी मदरसा शिक्षा परिषद से उनको मान्यता दी गई है, और दूसरे मदरसे वे हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, जिनका या गैर मान्यता प्राप्त हैं और जिनका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है और न ही सरकार के पास इनका कोई रिकॉर्ड है। गुज़श्ता सालों में रिकॉग्नाइज्ड मदरसों में काफ़ी सुधार हुआ है। इन मदरसों में इन्हें आधुनिक बनाने की भरपूर कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक इनमें सुधार और यूनिफॉर्मिटी आ चुकी है। इनका सिलेबस एक हो चुका है, इनका कोर्स एक है, इनकी डिग्री एक है
और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का मानक एक है। लेकिन जो हमारे अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, समस्याएं इन्हीं में है। इन मदरसों में अभी तक सरकार या निजी तंजीमों द्वारा इनको आधुनिक बनाने के लिए या यूनिफॉर्म बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। शायद इसी मकसद से इनका सर्वे कराया जा रहा था। सारी समस्याएं अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसों से हैं और इनके बारे में हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। इनमें कुछ इस्लाह के लिए, इनकी इस्लाह के लिए या इनके सुधार के लिए या इनको मॉडर्नाइज किए जाने के लिए हम कुछ सुझावों पर बातचीत करेंगे। साथियों, इन अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसों का न तो कोई सिलेबस है, न इनकी डिग्री एक है और न ही अवस्थापना सुविधाएं समान हैं, न इनमें ट्रेन टीचर हैं। संभवतः इसीलिए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की नज़र में नज़र इस तरफ गई होगी और कमीशन को लगा होगा कि यहाँ बेसिक अम्यूनिटी, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो भी मौजूद नहीं है किसी किसी मदरसों में। इसीलिए इस चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट कमीशन ने इनके फंडामेंटल राइट्स, इनके मूलाधिकारों की हनन की बात उठाई थी। साथियों, इन मदरसों में ज़्यादातर सबसे पहले हम देखते हैं कि इन मदरसों के हालात क्या हैं, इनमें क्या समस्याएं हैं। साथियों, इन मदरसों में ज़्यादातर यतीम और गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जहां खाना कपड़ा फ्री में दिया जाता है। शायद इसीलिए गरीब माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह के मदरसों में दाखिला कराकर इनके परवरिश की जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाते हैं। इस मुतालिक कई सवाल एक साथ उठते हैं। क्या इन मदरसों में पढ़ने के लिए सिर्फ गरीब और यतीम बच्चे ही हैं? शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और आर्टिकल 21A का क्या होगा, जिसमें 14 वर्ष, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को फ्री में सरकार द्वारा शिक्षा दिए जाने की बात की गई है। क्या मदरसा शिक्षा इस एक्ट और आर्टिकल का वायलेशन नहीं करता? जहां भारत के प्रत्येक बच्चों को 6 से 14 वर्ष की एज तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न उठता है कि क्या इस्लाम की तबलीग का जिम्मा या शरीयत, कुरान और हदीस पढ़कर सिर्फ गरीब और मिस्कीन, क्या शरीयत, हदीस और कुरान पढ़ना सिर्फ गरीब और मिस्कीन बच्चों पर ही है, अमीरों पर नहीं? क्या कारी, मुफ्ती, मौलाना बनने के लिए सिर्फ यतीम बच्चे ही हैं? क्या इन्हें दुनियावी तालीम लेकर IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, MP, MLA नहीं बनना है? और तरह तरह के क्वेश्चन इन मदरसों को लेकर खड़े होते हैं। शायद इसी हालात को देखकर सालों पहले डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, उम्रा नशा दौलत में गाफिल हैं हमसे, जिंदा है मिल्लत बैजाह गुरबा के दम से। डॉक्टर अल्लामा को भी यह टीस और यह एहसास रहा होगा कि इस फिशियस सर्किल में सिर्फ गरीब और मुस्लिम बच्चा पिस रहा है, उसकी आने वाली नस्लें गुर्बत व पिछड़ेपन का शिकार हो रही हैं। अमीर उम्रा के बच्चे कॉन्वेंट और मिशनरी स्कूलों में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं। जरा सोचिए, आखिर ये कल तक इस तरह की पोजीशन कब तक चलेगी? गरीब और यतीम मुस्लिम बच्चे भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या ये भारत के नागरिक नहीं हैं? सरकार कैसे चुप रह सकती है? सरकार की यह जिम्मेदारी है कि सभी बच्चों को आधुनिक शिक्षा दी जाए, कोई बच्चा इससे वंचित न रह जाए। समाज का इतना बड़ा तबका अगर शिक्षा से वंचित रह जाता है तो सोचो भला राष्ट्र का समावेशी और संतुलित विकास कैसे होगा? मदरसों के सर्वे पर यह कहकर या तर्क देकर कि रिकॉग्नाइज्ड मदरसे निजी फंड से संचालित होते हैं, लिहाजा सरकार इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती। ऐसे लोगों के लिए मेरा पैगाम और सुझाव है कि मदरसा आपका हो सकता है, लेकिन उसमें पढ़ने वाले बच्चे, यतीम और गरीब बच्चे आपके नहीं हैं। यह राष्ट्र की धरोहर है, यह राष्ट्र के भविष्य है, यह राष्ट्र के मुस्तकबिल है। इनको शिक्षित करना, विकसित करना राष्ट्र और सरकार का दायित्व है, न कि आपका। आप तो इन्हें और इनकी आने वाली नस्लों को गरीब और पसमानदा बनाए रखना चाहते हैं। साथियों, इनसे मेरा एक सवाल और है। बड़े बड़े रसूखदार अमीर उमरा लोग जो
जो इस तरह के प्राइवेट मदरसों को ज़कात और दान में मिली मोटी रकम से चलाते हैं, इनमें अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? और ये तुम लोग क्यों अपने बच्चों को कॉन्वेंट ईसाई मिशनरी स्कूलों में तथा विदेशों में पढ़ाते हो? गरीब और यतीम जनता तुमसे सवाल कर रही है, इसका जवाब तुम्हें आज नहीं तो कल देना होगा। ये दोगली पॉलिसी, ये दोहरी नीति कब तक चलेगी? तुम अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन देते हो और गरीब, बेसहारा और यतीम बच्चों को दीनी तालीम देते हो। ये स्थिति कब तक चलती रहेगी? इस पर गौर व फिक्र करने की सख्त ज़रूरत है। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप भी इस तरफ ध्यान दें। इनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि दीन की तबलीग करने और फैलाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे बच्चों की ही नहीं है, इन्हें भी सरकारी स्कूलों, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने, जहाँ फ्री पढ़ाई लिखाई मुफ्त में होती है, यूनिफॉर्म, जूता और किताबें भी मिलती हैं। क्या तुम्हारे बच्चे सिर्फ कारी, हाफिज, मुफ्ती, मौलवी और मौलाना बनने के लिए ही पैदा हुए हैं? क्या तुम्हारे बच्चे IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, MP, MLA, वजीर बनने के लिए नहीं पैदा हुए हैं? तुम्हें इस मुतालिक गौर व फिक्र करना होगा। तुम्हारे साथ यह बहुत बड़ी साजिश है जो सदियों से चली आ रही है। इस दुष्चक्र में, इस विशेष सर्किल में तुम्हें फंसा कर रखा गया है। इन मदरसों से पढ़कर जब तुम्हारे बच्चे 20-25 साल की उम्र में फारिग होते हैं या पास आउट होते हैं या कारी, हाफिज, मौलवी, मुफ्ती बनकर निकलते हैं, तो बिल्कुल बेरोजगार रहते हैं। अपनी और अपने बीवी बच्चों व माँ बाप की परवरिश व तालीम का कोई जरिया नहीं होता है इनके पास। ये फिर किसी न किसी मदरसे में मुदर्रिस बन जाते हैं या किसी न किसी मस्जिद में पेश इमाम और मुअज्जिन बन जाते हैं, जहां इनको मुश्किल से 10 से 15 हज़ार रुपये तनख्वाह के रूप में इनको मिलता है। हमने बहुत करीब से देखा है कि लगभग सभी मदरसों में, चाहे वो बड़े हों या छोटे, 10 से 15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार रुपये तक इनकी तनख्वाह मिलती है। जरा सोचो, इतने कम पैसों में कोई शख्स कैसे अपने अखराजात और अपने बच्चों की परवरिश कर पाएगा, उनको तालीम दे पाएगा। लिहाजा थक हार कर वह फिर अपने बच्चों को इसी तरह के मदरसों में दाखिल करा देता है जहां तालीम, रहना, खाना, कपड़ा सब कुछ फ्री होता है। ऐसा सालों से हो रहा है। अब तुम्हें भी सोचने और गौर फिक्र करने की ज़रूरत है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तुम्हारे लिए एक शेर नज़र करता हूँ, शायद तुम इससे सीख ले सकोगे। साथियों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन मदरसों के बारे में कही जा सकती हैं। नाजरीन, अब बहुत हो चुका है। अब ज़रूरत आ पड़ी है इन रिकॉग्नाइज्ड और प्राइवेट मदरसों में सुधार करने की। अब सरकार को चुप नहीं रहना चाहिए, इस मुतालिक कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। साथियों, इनकी इस्लाह के लिए, इनके सुधार के लिए मैंने कुछ सुझाव प्रस्तुत किए हैं, मैं उन पर जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहले इन अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसों को फौरन मदरसा शिक्षा परिषद के अधीन लाकर इनका सिलेबस और इनमें दी जाने वाली डिग्री और इनकी अवस्थापना सुविधाओं के मुतालिक एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया जाना चाहिए। एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कोई रूल्स बनाया जाना चाहिए। दूसरा, इन मदरसों में हिंदी, इंग्लिश, साइंस, गणित, कंप्यूटर, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी आदि की भी तालीम दिया जाए या कंपलसरी किया जाए। जैसा कि आप देखते हैं, इन मदरसों में कुछ 1-2 मदरसों को छोड़ दिया जाए तो सभी मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम ही दी जाती है, दुनियावी तालीम न के बराबर दी जाती है। तीसरा, इनका भी पंजीकरण, जैसे रिकॉग्नाइज्ड मदरसों का पंजीकरण मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है या उनको मान्यता दी जाती है, कुछ ऐसी व्यवस्था किया जाए कि इनका भी पंजीकरण किया जाए ताकि पता चल सके कि इस तरह के कितने मदरसे हैं और किस कंडीशन में हैं। नेक्स्ट मेरा सुझाव है कि जैसे रिकॉग्नाइज्ड मदरसों में एक रूल्स 2016 में ड्राफ्ट किया गया था
उसी रूल्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सारे मदरसे आज की तारीख में संचालित हो रहे हैं। उसी तर्ज पर अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसों के लिए भी एक रूल ड्राफ्ट किया जाए और उसी रूल के मुताबिक जो उसमें टर्म एंड कंडीशन हो, जो उसमें शर्तें हों, उसी के मुताबिक अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसों को भी संचालित किया जाए। तब जाकर कुछ स्थिति इन मदरसों की बेहतर हो सकेगी और बच्चा इनसे पढ़ने के बाद में इनसे फारिग होने के बाद उच्च शिक्षा BA MA कर सकता है, IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। उसके लिए तभी जाकर दरवाजे खुलेंगे, वरना इन मदरसों की जो डिग्री है, जो इनका सिलेबस है, उसमें सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम के बारे में ही तालीम दी जाती है। रोजी रोटी से जुड़ने के लिए, बिजनेस से जुड़ने के लिए और समाज में कुछ करने के लिए इन मदरसों के सिलेबस में कुछ नहीं है। इन्हीं ज़रूरतों को देखते हुए जल्द से जल्द इसमें कुछ सुधार किया जाए, ऐसी हमारी सरकार से अपील है। साथियों, इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड भाग 3 में क्या मदरसों में कट्टरता या धर्मांधता या आतंकवाद को बढ़ावा देने की शिक्षा दी जाती है या नहीं, इस पर तफसील से चर्चा की जाएगी। यह एक अहम मौजू है, टॉपिक है, इसको ज़रूर आप देखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।